होने वाला फिर दोस्तों, आज ये फिजिक्स का जो है 7वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग घटना चक्र के अंतर्गत देख रहे थे। तो इसमें 7वें लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर के और 350 तक। तो 301 से 350 तक क्वेश्चन यानी लगभग में टॉप जो आपके 50 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को इस 7 नंबर लेक्चर में कवर करेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 300 तक, तो ये पिछले 6 लेक्चर में कंप्लीट हैं। हर लेक्चर में 50-50 क्वेश्चन का है और ये 7वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 से देखेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 301 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त या पराबैंगनी या दृश्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण। यानी 301 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 302 नंबर कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त जो तकनीकी है वो कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, आयाम पांडुलम, नाड़ी संकेतन जो है नाड़ी संकेत पांडुलम, आवृत्ति पांडुलम या समय विभाजन मल्टीफ्लेक्सिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, आवृत्ति पांडुलम। यानी दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में जो प्रयुक्त तकनीकी है वो है आवृत्ति पांडुलन। 302 के बाद 303 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कह रहा है कि टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त जो तकनीकी है वो कौन सी है? तो इसमें आवृत्ति आरोपण अर्थात आवृत्ति आरोपण है, जो कि टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी। 303 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 304 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगों का या प्रकाश तरंगों का या रेडियो तरंगों का या सूक्ष्म तरंगों का? तो इसमें प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों का, अर्थात राइट ऑप्शन 304 का सी विकल्प से ये रेडियो तरंगों का। और 305 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 डेसिबल की आवाज की प्रबलता का स्तर संगत होगा। क्या होगा? सुनाई भर देने वाली आवाज से या सामान्य वार्तालाप से या शोर शराबे वाले गली की आवाज से या यंत्र कारखानों के शोर से। तो जो 100 डेसिबल की आवाज की जो प्रबलता का स्तर होगा वह यंत्र कारखानों के शोर से ये होगा, अर्थात 100 डेसिबल की जो आवाज की जो प्रबलता है वो यंत्र कारखानों के शोर से। राइट ऑप्शन 305 का डी विकल्प सही है। 306 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन दिया लगभग 5 डेसिबल, 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल या लगभग 100 डेसिबल। तो इसमें होता है लगभग 30 डेसिबल, अर्थात जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। राइट ऑप्शन 306 का सी विकल्प सही है। 307 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्तर यानी डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि है वह हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो ये हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है 30 डेसिबल या 100 डेसिबल या 80 डेसिबल या 120 डेसिबल। तो जो 80 डेसिबल है, यह 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वह हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। राइट ऑप्शन 307 का सी विकल्प सही है, 80 डेसिबल से अधिक। 308 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। तो मनुष्यों के लिए जो शोर की सह सीमा होती है वह होती है 85 डेसिबल। कितनी होती है? 85 डेसिबल तक जो है मनुष्य शोर की सह सीमा जो है शोर को सहन कर सकता है। 309 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वो कितना है? 90 डेसिबल या बी ऑप्शन है 60 डेसिबल या 120 डेसिबल या 100 डेसिबल। तो इसका जो मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वो 60 डेसिबल है। कितना? 60 डेसिबल। 309 नंबर के बाद 310 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीढ़ी
कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है? क्या प्रयुक्त होता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल, या टाइटेनियम नीडल, या लेजर बीम, या बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक? तो ये प्रयोग होता है लेजर बीम। अर्थात ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक जो सीडी होती है यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में जो प्रयुक्त होता है वो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। 310 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 311 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो इसमें क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, या मध्य मंडल, मेसोस्फियर, या आयन मंडल, आयनोस्फियर? तो ये होता है आयन मंडल। अर्थात रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जो वायुमंडल के लिए जो स्तर है वो है आयन मंडल। तो राइट ऑप्शन 311 का डी विकल्प सही है। 312 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का जो भेद है वो निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है। किस अंतर का कारण किया जा सकता है? केवल ध्वन गुणता, केवल ध्वन गुणता में है अंतर का कारण किया जा सकता है। तो 312 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 312 नंबर के बाद 313 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतया स्त्रियों की आवाज का जो तारतम्य होता है वह पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। पुरुषों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो सामान्यतया स्त्रियों की जो आवाज का तारतम्य है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। 313 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। 314 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वह निर्वात में चल सकती हैं, या केवल ठोस के माध्यम में चल सकती हैं, या केवल गैस में चल सकती हैं, या ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं? तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह ठोस में भी चल सकती हैं और गैस में भी चल सकती हैं, दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। तो राइट ऑप्शन 314 का डी विकल्प सही है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 315 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे ठोस में चल सकती हैं, द्रव में चल सकती हैं, गैस में चल सकती हैं, लेकिन निर्वात में जो है ये ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो राइट ऑप्शन 315 का डी विकल्प सही है, निर्वात। 316 नंबर कह रहा है कि प्राश्रव वह ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्राश्रव वह ध्वनियां होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ऐसी ध्वनियों को प्राश्रव ध्वनि तरंगे कहते हैं। तो 316 का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। 317 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राश्रव तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो प्राश्रव तरंगे उत्पन्न करने के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नहीं। और लघु लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ये भी नहीं। इसमें दाब विद्युत पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अर्थात 317 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 318 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? नहीं आपको बताना है। और इसमें कह रहा है कि वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं कॉस्मिक किरणें, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है इनकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है, सही है। वह बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती, ये भी सही है। वह सूर्य से उत्पन्न होती, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कॉस्मिक किरण के संबंध में सही कथन नहीं है, तो सही नहीं है यही ए वाला विकल्प जो है सही नहीं है कि वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती, ये सही नहीं है कॉस्मिक किरण है। तो राइट ऑप्शन 318 का ए विकल्प सही है। 319 नंबर कह रहा है कि कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? कॉस्मिक किरणें ये आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। तो 319 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, आवेशित कण। उसके बाद 320 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं। सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं? रेडियो तरंगों का? नहीं। श्रव्य ध्वनि तरंगों का? ये भी नहीं। उसमें जो सोनार में है उसमें प्राश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन 320 का सी विकल्प सही है। प्राश्रव तरंगों का जो प्रयोग है वो सोनार में प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन 320 का सी विकल्प सही है। 320 के बाद 321 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनामिनान जो उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है रमन प्रभाव का नहीं, जूल थॉमसन प्रभाव का ये भी नहीं, और कॉम्पटन प्रभाव का ये भी नहीं। ये प्रभाव है जो है डॉपलर प्रभाव का। तो डॉपलर प्रभाव का ये नियम है कि नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। तो ये उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। राइट ऑप्शन 321 का डी विकल्प सही है। 322 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वन का वेग अधिकतम होता है। कौन से ध्वन का वेग अधिकतम होता है? निर्वात में या द्रव में या वायु में या धातु में? तो धातु में जो है ध्वन का वेग अधिकतम होता है, धातु में। तो राइट ऑप्शन 322 का डी विकल्प सही। ध्वन का जो वेग अधिकतम होगा वो धातु में होगा। उसके बाद 322 के बाद 323 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वन का वेग महत्तम होगा। महत्तम मतलब अधिकतम होगा, तो ध्वन का वेग जो अधिकतम होगा वो धातु में होगा, नहीं मेटल में होगा। राइट ऑप्शन 323 का बी विकल्प सही है, धातु में। फिर इसके बाद 324 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वन का वायु में वेग अनुमानता होता है, यानी ध्वन का वायु में वेग जो होता है वो कितना होता है? 10 किलोमीटर प्रति सेकंड या 10 मील प्रति मिनट या 330 मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। तो इसमें है 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ध्वन का जो वायु में वेग होता है वह 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 324 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। क्वेश्चन जितने भी है दोस्तों अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीट किए गए हैं भिन्न भिन्न एग्जामों में। 325 नंबर कह रहा है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम जो दूरी है वो दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी है? तो स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम जो दूरी है वह 16.5 मीटर होनी चाहिए, यानी 16.5 मीटर कम से कम होनी चाहिए। 325 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 326 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ये जो दोनों के बीच होनी चाहिए ये है कम से कम 16.5 मीटर, अर्थात राउंड ऑफ में देखा जाए तो 17 मीटर होनी चाहिए जिससे स्पष्ट सुनाई दे। तो राइट ऑप्शन 326 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 327 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की जो गति है तो अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें ए विकल्प जो है सही है। VA से ज़्यादा होगा VW और BW से ज़्यादा होगा VS, अर्थात राइट ऑप्शन 327 का ए विकल्प सही है। 328 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यम फर्स्ट जल, सेकंड है इस्पात, थर्ड है नाइट्रोजन, अगर इन तीनों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में लिखना है, यानी जल, इस्पात और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर देखा जाए आरोही और अवरोही, अवरोही घटते क्रम, आरोही बढ़ते क्रम। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वह डी विकल्प होगा, पहले इस्पात फिर जल और उसके बाद नाइट्रोजन, अर्थात राइट ऑप्शन 328 का डी विकल्प सही है। 329 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र जो परगमन होता है वह किसमें होता है? तो ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र जो परगमन होता है वह ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है। 329 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 330 नंबर कह रहा है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर यदि देखा जाए तो लोहा माध्यम में जो ध्वनि की गति है वो अधिकतम रहेगी। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है, लोहा। 330 का डी विकल्प सही है, लोहा। उसके बाद 331 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी?
तो ये अगर चारों विकल्प में देखा जाए 0 डिग्री सेल्सियस वायु में, या 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, या जल में, या लकड़ी में, तो ये अगर ये देखा जाए तो ये जल में सबसे ज्यादा होगा। ध्वनि की चाल इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक होगी जल में। राइट ऑप्शन 331 का सी विकल्प सही है। 332 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। ध्वनि अनुप्रस्थ तरंगों की तरह नहीं, ये ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह जो है चलती है। ध्वनि जो चलती है वो अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है। तो राइट ऑप्शन 332 का बी विकल्प सही है। और उसके बाद 333 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं। तो चमगादड़ होते हैं वह अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है उनकी आंखों की तारे बड़े होते हैं, नहीं। उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, नहीं। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, ये भी नहीं। वह प्राध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। कौन सी ध्वनि निकालते हैं? प्राध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे निर्देशित होते रहते हैं। तो राइट ऑप्शन 333 का डी विकल्प सही है। 334 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, और दूसरा कह रहा है ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, ये भी सही है। अर्थात इसमें 1 2 3 4 सभी सही हैं। तो राइट ऑप्शन इसका जो होगा वो डी विकल्प सही होगा, सभी कथन सही है। उसके बाद 335 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकते। तो जो मानव कान होते हैं वह 20,000 हर्ट्ज चक्र अपान सेकंड से जो अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है वो सुन नहीं सकते हैं। तो राइट ऑप्शन 335 का ए विकल्प सही है। 336 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्रव जो तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, नहीं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, नहीं। और इसमें कह रहा 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो ये सही है प्रस्रव तरंगे के बारे में। 336 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। उसके बाद 337 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि हृदय जो है वो अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, तो ये गलत है। और मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ये सही है। और चौथा कह रहा है कि प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी सही है। तो अर्थात इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही होगा। 1 3 और 4 सही है। उसके बाद 338 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो सिटी स्कैन करने में प्रयोग में क्या लाया जाता है? सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों को। तो राइट ऑप्शन इसका 338 का डी विकल्प सही है, एक्स किरणें। 339 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ये कह रहा है कि अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा बड़े भवनों में प्रतीत होती है। कारण भी कह रहा है कि दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें ए भी सही है, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 339 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। उसके बाद 340 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि म्यूजिक कंस्ट्रक्ट्स के लिए हाल की जो दीवारों को क्या किया जाता है? ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, या ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, या डी ऑप्शन है ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। तो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन के लिए हाल की जो दीवारें हैं उनको ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए, यानी राइट ऑप्शन 340 का डी विकल्प सही है। 341 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो जो ऊर्जा होती है वो प्रति
ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे अधिक होती है, ये अधिक होती है 200 से 280 nm के बीच में, अर्थात राइट ऑप्शन 341 का बी विकल्प सही है। और 342 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे नहीं हैं, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक्स किरणें भी हैं और रक्त किरणें भी हैं, लेकिन जो अल्फा किरणें हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। तो राइट ऑप्शन 342 का ए विकल्प सही है। 343 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो उत्तरोत्तर सिंह अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं। तो दो उत्तरोत्तर सिंह अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका जो 343 है इसका बी विकल्प सही है। उसके बाद 344 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो शून्य में संचरण न करने वाली जो तरंगे हैं वह तरंगे हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती हैं। राइट ऑप्शन 344 का सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो जो ऋणात्मक आवेश होता है वो दोस्तों होता है बीटा कण में। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। 345 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, बीटा कण। उसके बाद 346 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नैनो कण द्वारा 120 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, ये गलत है। नैनो कण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, ये सही है। अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है 346 का वह बी विकल्प सही है। नैनो कण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है। और 347 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो तंतु प्रकाशिकी संचार में जो संकेत होता है वह प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग के रूप में, अर्थात राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है 347 का। उसके बाद 348 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है, सोनोग्राफी में या ईसीजी में या ईईजी में या एक्सरे में। तो ये जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में एक जैव पद्धति है जिसमें प्रस्रव ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन 348 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 349 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये 349 नंबर, इसमें कह रहा है कि किसकी तरंग की जो लंबाई है वो सबसे अधिक होती है। कौन सी तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, इंफ्रारेड या एक्स किरणें या दृष्टिगोचर प्रकाश या रेडियो तरंगे। तो जो लंबाई सबसे अधिक होती है वो रेडियो तरंगों की सबसे ज्यादा होती है। तो 349 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। उसके बाद 350 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य लगभग कितना होता है। तो एक्स किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है, अर्थात 1.000 ओए के बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन 350 का बी विकल्प सही है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने इस लेक्चर में 50 क्वेश्चन किए, बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो 8वें लेक्चर में कवर करेंगे। 50 प्रश्नों की ये जो है लेक्चर चल रहे हैं और ये हमारा 7वां लेक्चर है। 7वें लेक्चर में हम लोगों ने 350 तक के क्वेश्चन देखे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं, या इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है जीव विज्ञान के 1500 प्रश्नों की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 से 1500 तक यानी लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह 1 लाइनर पूरी बुक कंप्लीट है, हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जा करके एनसीईआरटी सार संग्रह देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो भारत का भूगोल हो, चाहे विश्व का भूगोल हो, या आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ये सारा कुछ कंप्लीट है। सभी टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।